नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बजट विनियोग पर चर्चा के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के 13वें बजट सत्र समाप्त हो गया है। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। मंगलवार को सुबह प्रश्नकाल में विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिखा और लगातार सत्ता पक्ष पर वार करता रहा। वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री पूरी तैयारी से सदन में डटे रहे, विपक्ष के सवालों का जवाब देते रहे। हालांकि विपक्ष ने बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मामला सदन में उठाया। इस पर सदन की तरफ से जांच कमेटी गठित करने को लेकर भारी हंगामा किया। ऐसे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की सहमति के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कमेटी गठित करने का ऐलान कर दिया। तो एक तरह से विपक्ष इस मामले में सत्ता पक्ष पर हावी रहा। सदन के विभिन्न सदस्यों की तरफ से 63 ध्यानाकर्षण लगाए गए थे, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल थे। जनहित के मुद्दों पर मंगलवार को सदन का माहौल गर्म रहा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम वर्ष 2021 से 22 के बजट की तृतीय तिमाही की आय और व्यय का लेखा सदन पटल पर रखा। इसके अलावा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। वहीं विभिन्न मुद्दे भी सदन के सदस्य की तरफ से उठाए गए, जिसमें प्रदेश में गरीब और आदिवासियों की कुपोषण से मौत के मामले में महिला बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया। पूरे बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आज 13वां बजट सत्र जो कि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस पूरे बजट सत्र में ये दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता रहा। हालांकि 25 मार्च को बजट खत्म होना था, लेकिन 3 दिन पहले यानी कि 22 मार्च को ही बजट खत्म कर दिया गया और इस पूरे बजट में कई जनहित के मुद्दे उठाए गए। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि कई मुद्दों पर जो कि चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और 5-5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, इस वक्त भी खूब हंगामा देखने को मिला। यानी कि जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी उस तरह की चर्चा देखने को नहीं मिली। हालांकि बजट में कई तरह की घोषणाएं ऐसी रही जो कि जनता के हित में थी और जब बजट पेश किया गया था तो लोगों में भी खासा खुशी देखी गई बजट को लेकर। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिनमें चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा बजट में नहीं हो पाई। बहरहाल क्योंकि अब आज बजट सत्र खत्म हो गया है और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर और चर्चा होनी चाहिए थी और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उनको उस तरह से उन पर विचार विमर्श या उस तरह से चर्चा नहीं की गई। हालांकि सीएम ने आय व्यय का जो लेखा जोखा पटल पर रखा, आखिरी दिन आय व्यय का लेखा जोखा रखा गया और इसके साथ ही विपक्ष भी काफी गर्म दिखा सत्ता पक्ष के ऊपर। बजट की तृतीय तिमाही का आय व्यय का लेखा जोखा भी रखा गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो गया और कई मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। जैसे अगर बात करें मुद्दों की हम, तो बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला सदन में उठा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये मामला उठाया और इसी के साथ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को बकाया भुगतान करना अनुचित था और ये तथ्य जानकारी में आने के बाद फिर से कंपनी का डिबार कर दिया गया। इसको लेकर कमेटी से जांच की मांग की गई और उसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कमेटी से जांच कराए जाने की जरूरत नहीं, इस तरह की बातें कही। लेकिन फिर आखिरकार मंत्री ने सदन की समिति से जांच पर सहमति जता दी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मीसा बंदियों के पेंशन मामले को लेकर भी भाजपा ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है, ये हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ अमित श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है अमित जी इंडिया न्यूज पर। और संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आज बजट सत्र आज समाप्त हो गया है, हालांकि काफी हंगामेदार बजट रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पर कि इस बजट सत्र में
क्या सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई या अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा होनी थी, नहीं हो पाई? अमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन चलिए जितने उनसे दोबारा हम जुड़ पाते हैं इतने हम संजय गुप्ता के पास जाते हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जो चल रहा था अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ये 25 मार्च तक चलना था, लेकिन 3 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। इस बजट सत्र को लेकर अगर खास बातों का जिक्र किया जाए और जिस वजह से इस बजट सत्र का आयोजन किया गया, क्या उस उद्देश्य को इस बजट सत्र में प्राप्त किया गया? तमाम मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। आखिर आपकी नजर से हम देखें तो किस तरह का ये बजट सत्र रहा? देखिए, किसी भी राज्य में और देश में भी बजट सत्र जो होता है, अलग अलग सत्र होते हैं जिसमें बजट सत्र जो होता है वो किसी भी वर्ष के पहला जो सत्र होता है, किसी भी नए वर्ष का पहला जो सत्र होता है वो अमूमन बजट सत्र ही होता है। अलग अलग राज्यों में उसकी तारीख अलग अलग तरीके से तय की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बजट सत्र जो है अभी इस महीने जो शुरू हुआ उसमें एक खास बात यह है कि बजट सत्र तो नाम ही बजट सत्र है जिसमें बजट पे आ गए जो बजट है हमारे राज्य का वो को पेश किया जाता है, जो वित्त मंत्री होते हैं जिनके पास वित्त विभाग होता है। छत्तीसगढ़ में चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास वित्त विभाग है, इसलिए वो लगातार अभी बजट पेश करते हैं और वो एक तय होता है कि किस विभाग में और किस मद पे और किस तरीके से क्या विकास के काम किए जाएंगे, किस तरीके से खर्च किए जाएंगे, सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या रणनीति रहेगी, कितने पैसे उसमें खर्च किए जाएंगे, क्या रहेगा हमारा, ये सारा चीज एक खाता तैयार करके हम राज्य सरकार तय करती है कि इस तरीके से हम इस राज्य में ये खर्च करेंगे। तो देखिए, वो अलग अलग चीजें होती है। बजट सत्र बहुत हंगामेदार नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है, क्योंकि एक उसमें कारण ये होता है कि ये बजट सत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है। पूरे राज्य का बजट पेश किया जाता है, फिर अलग अलग अनुदान मांगे होती हैं, अलग अलग विभागों की अनुदान मांगे होती हैं जो जिस पर अलग अलग चर्चा कराई जाती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी विधायक हैं उनको भरपूर मौका मिलता है अपनी बातें रखने के लिए। बजट में उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए या वो जो चाहते थे वो मिला है कि नहीं मिला है, उसके लिए अपनी मांगे भी रखते हैं। वो जो अनुदान मांगों में जब चर्चा होती है तो ये सब चीजें की जाती है और इस तरह से सबको मौका मिलता है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। इस सत्र में भी यही हुआ। जो अमूमन बजट सत्र में जो होता है हमेशा की तरह सभी जो सत्ता पक्ष विपक्ष सभी पक्ष के विधायकों ने अपनी बातें रखी। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपने अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित जो भी उनकी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। जी, तो इस बजट सत्र में भी यही हुआ कि जो सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी जो विधायक हैं वो अपनी बात रखे। ये तो ये महत्व बातें ये हो जाती है। उसके अलावा जो रूटीन की जो बिजनेस होते हैं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान और ध्यानाकर्षण के दौरान अपनी बातों को रखना, अपने क्षेत्र उसमें इस हिसाब से जो भी चीजें होती हैं उसको सामने लाने की कोशिश करना, उन मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करना। देखिए, इस बजट सत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, तो बजट को पेश हुआ, बजट पास भी हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें बस्तर क्षेत्र के दो बड़े मामलों पे और राजनांदगांव के एक मामले पे जो न्यायिक जांच आयोग की जो घोषणा की गई थी उसकी रिपोर्ट सदन में पेश हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि मदनवाड़ा की जो घटना हुई थी जिसमें उस समय के जो एसपी वहाँ के जो राजनांदगांव के जिले के जो एसपी हुआ करते थे विनोद चौबे जी, उनकी मृत्यु हुई थी उस घटना में, नक्सली घटना में। एक जो थी जो तालमेटला और दूसरे अन्य गाँव में जो जहाँ देने की घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट
लगता है कि जो इस तीनों रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें मदनवाड़ा की जो घटना थी उसको लेकर जो टिप्पणी की गई है जांच आयोग के द्वारा वो महत्वपूर्ण है। उस समय के वहाँ के जो आईजी रहे, दुर्ग क्षेत्र के जो आईजी रहे मुकेश गुप्ता, उनके ऊपर काफी तल्ख टिप्पणी की गई है जांच आयोग के द्वारा। तो एक चर्चा का विषय रहा पूरे राज्य में, और इस बजट सत्र में ये बड़ी चीज रही, बड़ा मुद्दा रहा ये। इसके अलावा जो चीजें होती हैं, देखिए विधानसभा का काम है कि बजट आय व्यय प्रस्तुत करना, कानून बनाना और जनहित के मुद्दों पर जो मुद्दे लाए जाते हैं जो विधायकों द्वारा उन पर चर्चा करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बेहतर तरीके से चर्चा हुई। हंगामेदार की जो बात आप कर रहे थे वो जनरली नहीं होता है बजट सत्र में, जनरली हंगामा कम होता है क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राज्य चलाना होता है, उसमें पैसे खर्च होते। चलिए ठीक, यहाँ पर संजय जी मैं आऊंगी आपके पास, और संजय श्रीवास्तव बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आऊंगी संजय जी मैं आपके पास। संजय जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजय श्रीवास्तव जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए बजट सत्र आज समाप्त हो गया और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कितने संतुष्ट रहे आप इस बजट सत्र से? हेलो, हाँ जी संजय जी, संजय श्रीवास्तव जी। हेलो जी संजय श्रीवास्तव जी, एक बार अनम्यूट कीजिए आप और उसके बाद बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संजय जी, बोलिए। देखिए ऐसा है कि विधानसभा का कोई भी सत्र हो, और विशेष रूप से जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र का अर्थ ये होता है कि आने वाले वर्ष भर के लिए कार्य योजना जो सरकार रहती है वो बनाती है, और ये जो कार्य योजना रहती है वो सभी जो एमएलए रहते हैं, सभी विधायक, उनके क्षेत्रों में क्या आवश्यक काम है, क्या आने वाले समय के अंदर में आवश्यकता है, इन सब चीजों को बातचीत के आधार पर बना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 वर्षों में बजट के अंदर में जो भी प्रावधान किए गए वो प्रावधानों को ही सरकार ने पूरा नहीं किया। वित्तीय स्थिति सरकार की इतनी कमजोर है कि 60 से 70 हजार करोड़ का कर्जा 3 वर्षों के अंदर में इन्होंने ले लिया है, जो 15 साल में जितना कर्जा नहीं हुआ 3 वर्षों में उससे ज्यादा कर्जा ये सरकार ले चुकी है। जहां तक सरकार का सत्र के अंदर में जो अनेक प्रकार की बातचीत हुई, जो मदनवाड़ा से लेकर मैं सुन रहा था, अभी जुड़ा था मैं संजय गुप्ता जी की से लेकर, कल यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर हम बातचीत करें किसानों की आत्महत्या की बात करें, तो मुझे लगता है कि सरकार कटघरे में खड़ी, और आसंदी को अंततः ये कहना पड़ा कि जिस तरीके से पलायन हो रहा है, किसानों का पलायन हो रहा है, जो लोगों का पलायन हो रहा है, उस पर सरकार गंभीरता के साथ में विचार करे। अर्थात आसंदी का ये कहना माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जो सरकार को कहा, मुझे लगता है सरकार को एक आईना दिखाने का काम अंततः आसंदी ने किया। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीर कहीं दिखाई नहीं देती, आंकड़ों का खेल। अब ये कहते हैं कि 3-3.5 वर्षों में केवल 3 मौतें केवल किसानों की हुई है कृषि कारणों से। बड़ा आश्चर्य लगता है, जो जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, वो भी ये कहेगा कि ये कितना बड़ा झूठ है कि सरकार इस रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर रही है यहाँ पर केवल 3 वर्षों, 3.25 वर्षों के अंदर में। तो इस सत्र का आखिर ऐसे में क्या महत्व है? और जब सवाल डाका जाता है तो 15 साल की बात होती है, 15 साल की। अरे 15 साल आपको जो उंगली उठाना तो उठाया, आपने जिन वादों के साथ में आप सरकार में आए उन वादों को पूरा करने के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं रखा। शराबबंदी की बात करें, बेरोजगारी भत्ते की, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात जब आप चुनाव में जाते हैं तो तमाम प्रकार की वादों को आप सामने रखते हैं, और सरकार में आने के बाद आप अपने इच्छानुसार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के साथ में ये एक बड़ा छलावा है, और विधानसभा सत्र एक इतना प्रमुख कार्य होता है कि वहां पर हर एक विधायक, हर एक व्यक्ति वहां पर अपनी बातों को रखता है, जो उसके क्षेत्र में समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं। वर्ष भर वो सरकार से मांग करता नहीं होता, तो सदन के अंदर में उन बातों को उठाता है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष जी के बीच बचाव से उन कामों को मुहर लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सुनने की आदि नहीं है, और सरकार करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि 4था साल चल रहा है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब तो ऐसा है कि सरकार की उल्टी गिनती है, कितने बजट हो जाए, कितने सत्र हो जाए, ये जनता समझ गई कि सत्र का कहीं कोई मामला नहीं है, बजट का कोई मतलब नहीं है, इस बजट को कहीं धरातल पर उतारने की कोई मंशा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत उल्लेखनीय नहीं है ये सत्र भी। जैसे हर सत्र निपट गया लगभग, ये सत्र भी समाप्त हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों के विपरीत रहा ये बजट सत्र। चलिए ठीक, अमित जी आपके पास आऊंगे, जवाब दीजिए ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से। साथ में हमारे बड़े भैया संजय श्रीवास्तव जी के
सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जिस प्रकार उन्होंने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि इन 3 सालों में लोगों का जीवन भी हमने बदला है और लोगों की छत्तीसगढ़ में जीविका भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। और किसी से छुपा नहीं है कि 2018 में जब हमारी सरकार आई थी तो जनता का असीम प्यार और आशीर्वाद हमें मिला था और प्रचंड बहुमत से हम यहाँ जीत के आए थे। वो कर्राता हुआ छत्तीसगढ़ जो हमें मिला था, जिसमें लोग कितने असंतुष्ट है, ये दर्शाता है कि 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके इनको छोड़ा था। और उसी प्रकार से आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद हम 2 वाक्य को लेके चल रहे हैं, सेवा जतन और सरकार और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अगर उसमें हम लगातार उसमें हम काम भी कर रहे हैं और सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम अग्रसर भी हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार मैंने कहा कि जो हालात में हमें छत्तीसगढ़ मिला था उसके याद करके तो रोंके भी खड़े हो जाते हैं। और इन 3 वर्षों में हमने बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं और आप देखिए जिसके कारण केंद्र की वो सरकार भी हमें लगातार अवार्ड भी दे रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत भी मिली है और सशक्तिकरण भी यहाँ पर हुआ है। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो पूरा ये बजट सत्र था, आप देखेंगे कि बीजेपी के लोगों के पास जो भी उन्होंने प्रश्न लगाए थे, सत्ता पक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ उन सारे सवालों का जवाब भी दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने वो सारे सवाल जो उन्होंने लगाए थे उसके जवाब जो हमारी सरकार की तरफ से आए उससे सभी लोग संतुष्ट हमें लगे। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार इन्होंने संजय भैया ने कहा कि अब बजट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये नई जो बहस चालू हुई है, एक छत्तीसगढ़ को जो हम अभिनव छत्तीसगढ़, जो मॉडल एक छत्तीसगढ़, जो विकास का पैमाना यहाँ पर बदला गया है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लाई, गोदान न्याय योजना लाई, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हमने लाई, किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, वन अधिकार पट्टे दिए, तेंदुपत्ता संग्रहण की 2500 से 4000 तक की जो मानदेय था वो बढ़ाया, मुख्यमंत्री हट बाजार क्लिनिक योजना, कौशल्या माता का मंदिर, रामपथ गमन, कलेवा योजना, अनगिनत योजना लाके अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। रितु जी, हमारी सरकार का ये ध्येय था। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग इनके सरकार के समय में प्रताड़ित थे, परेशान थे, छोटी रजिस्ट्रियां नहीं होती थी, लोग अपनी बच्चों की शादी नहीं कर पाते थे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, हमारे आने के बाद वो छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री हमने की। तो लगातार एक सिलेवार एक पूरी लिस्ट है हमारे पास काम की। और मुझे ऐसा लगता है और अमित जी, पलायन के मुद्दे को लेकर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, पलायन को लेके कल एक लंबी बहस विधानसभा में हुई थी और जिस प्रकार से आसंदी ने भी कहा कि ये कलंक है अगर ऐसा हो रहा है, तो लगातार आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद लगभग 3 लाख किसान यहाँ पर बढ़े हैं। और जिस प्रकार से लगातार हमारे यहाँ खरीदी हुई, खरीफ फसल जो 1890 में 80.37, उसके बाद 1920 में 83.94, फिर 92 लाख मेट्रिक टन, फिर 105 लाख मेट्रिक टन, तो लोगों को लगा कि ये जो धान का कटोरा है, यहाँ पर लोग जो पहले पलायन कर जाते थे और उन्हें लगता था कि अब खेती यहाँ पर फायदे का सौदा नहीं है, हमारा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद आज छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध और सशक्त हुआ है और लगभग 17 लाख से ज्यादा किसानों को हमने किसानों का करीब 9,000 करोड़ रुपए माफ भी किया है। और आपको मैं उसी प्रकार बता दूं 5 लाख किसानों का बकाया सिंचाई कर हमने माफ किया। तो लगातार जो रियायत एक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो दी, उससे लोगों का पलायन भी रुका है और यहीं पर रोजगार, देखिए नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से जो रोजगार मिल रहा है लोगों को, गढ़ कलेवा के माध्यम से मिल रहा है, महिला स्व सहायता केंद्र के माध्यम से जो हमारी बहनों को रोजगार मिल रहा है, ये किसी से अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग इस चीजों को समझ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भाजपा के नेताओं को जवाब देने से बेहतर है हम जो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता वो सारी चीजों को देख रही है और जनता जनार्दन होती है। रितु जी, वक्त आने पे जनता बताएगी कि हमने क्या काम किया है और बीजेपी ने 15 साल क्या नहीं किया है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। संजय जी, आपसे एक कमेंट में मैं इसका जवाब चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस लगातार यही बात कहती है हर जगह जाकर कि सीजी मॉडल को देखिए, ना सिर्फ दूसरे राज्यों को वो इसका उदाहरण देती है बल्कि केंद्र तक को इस बात का उदाहरण देती है कि सीजी मॉडल को देखिए और उसके अनुसार आप काम कीजिए। अब जब यहाँ पर पलायन का मुद्दा उठ रहा है तो पलायन के मुद्दे के पीछे कई सारे मुद्दे होते हैं। इसको लेकर रोजगार भी हो सकता है, इसको लेकर अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं। फिर ये क्या है फिर सीजी मॉडल? जी, आपने मुझसे कहा, मैं जी संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, किस तरह से देखते हैं आप फिर सीजी मॉडल को? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक सरकार जो होती है, प्रत्येक राज्य की जो सरकारें होती है, वो कार्य करती है और अपने कार्यों को वो जनता के सामने पेश करती है और उस हिसाब से उनका अपना स्वाभाविक रूप से अपनी बातें तो रखते हैं वो जनता के सामने। अब वो गुजरात मॉडल की बात होती थी तो मुख्यमंत्री अब सीडी मॉडल की बात करते हैं, अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो अलग मॉडल की बात करेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के भलाई के लिए जो शासन किया जाता है, जो सरकार होती है हमारी, उसे कहा जाता है कि ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए सरकार होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, आप मॉडल कोई भी रखते हैं, लेकिन क्या जो अंतिम पंक्ति की बात कर रहे थे अमित भाई, क्या अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक वो चीजें पहुंच रही हैं? क्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अभी तक पहुंच रही हैं? मैं तो केवल राज्य की बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा जब भी बात होती है मेरी, तो मैं तो पूरे देश भर की बात करता हूं कि देश में अभी एक बड़ी आबादी है जिनके पास ये जो बहुत साधारण सी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेहतर तरीके से चलिए ठीक, संजय जी, अब समय अब मेरे पास समाप्त हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बजट सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब भी ये सत्र आयोजित होता है, चाहे वो कोई भी सत्र हो, उसमें अहम मुद्दा जो होता है वो होता है जनता की भलाई का, और जनता की भलाई के लिए सरकार क्या काम करती है और विपक्ष उन मुद्दों को कितना उठा पाती है, यही यहाँ पर जो है मैटर करता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।